वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पहले वीडियो में मैंने रीढ़ की हड्डी पाठ का सारांश डाला था और शब्दार्थ। आज हम करेंगे रीढ़ की हड्डी पाठ के जो भी आपके प्रश्न अभ्यास हैं पाठ्य पुस्तक में, उनका सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक का। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक सही है कि अपने ज़माने के बारे में बातें करना। तो आप इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जानेंगे कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से कैसे करते हैं। तो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद छात्रों दोनों पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। जैसे कि आपके घर में भी होंगे आपके दादा और दादा के भाई, तो वो बुज़ुर्ग कहलाए। तो वैसे ही यहाँ पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के क्या हैं, बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड पर्सन। दोनों को वर्तमान ज़माने की प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसकी तुलना में अपना ज़माना याद आता है। हर आदमी को ये फील होता है कि हमारे ज़माने में ऐसा था या अब के ज़माने में ये कंपैरिजन तो होता आया है पहले से ही। तो दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। हमें ये भावनाएं आती है हमारे मन में, परंतु दूसरों के सामने दिखाना जो है ये गलत बात है। ये तर्क संगत नहीं है। इससे कोई तर्क करने वाली बात नहीं है, चार विचार करने वाली बात नहीं है। ऐसा करने से बुज़ुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूँ भी हर ज़माने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। हर ज़माने में अपनी अपनी अलग परिस्थितियाँ होती हैं, स्थितियाँ होती हैं और उन समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। तो ज़माना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। अगर पुराने ज़माने में कुछ अच्छी बातें थी तो कुछ अच्छी नहीं थी, उनमें सुधार हुआ, और अब के ज़माने में कुछ अच्छी हैं तो कुछ नहीं होंगी। ये तो होता चला आया है। कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुज़ुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं। एक तरफ से ही सुनते हैं बुज़ुर्ग लोग एक पक्ष की बात, जो कि तर्क संगत नहीं है। ये मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे हम अपना टाइम पास करते हैं तो मनोरंजन के लिए, हंसी मजाक के लिए तो अच्छा है, परंतु इसका कोई इतना महत्व नहीं होता कि लोग बातें करते हैं, है ना। ये तो होता आया है, सदियों से होता है। ये था प्रश्न नंबर 1। आइए प्रश्न नंबर 2 के बारे में जानते हैं। राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के बाद लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर कर रहा है। उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके कारण वो अपनी ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी को कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं। तो जानते हैं। राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। वो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में है कि लड़की पढ़े, परंतु उनकी क्या मजबूरी रही है कि उनको अब छिपाना पड़ रहा है। इसके अलावा उमा को संगीत कला आदि का भी ज्ञान है। उनको संगीत का, कला का, सब का ज्ञान है। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी नहीं है ना थी। लड़का बीएससी था, परंतु उस परिवार में वकील थे उसके पापा,
लड़के के, परंतु फिर भी उनकी सोच जो थी अच्छी नहीं थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। लड़के का पिता भी यही चाहता है और लड़का भी यही चाहता है कि उनको 10वीं पास लड़की से ही शादी करनी है। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करता है। ये जो है, लड़की ज़्यादा पढ़ लिख गई है और विवाह के योग्य हो गई है और पिता के मन में ये भी है कि पता नहीं इससे अच्छा और वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसी कारण, इसी विवशता के कारण वह उसकी शिक्षा को छिपा रहे हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। तो छात्रों, यहाँ पर पूछा गया है कि बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है उचित। तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। एक पापा अपनी बेटी से यही उम्मीद कर रहा है कि वह ऐसे ना आए, एक सज धज कर, ताकि लड़के वाले उसके पसंद कर लें। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का प्रयोग करे तो उसकी सांवली होगी, देखने में भी सांवली होगी और ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो फिर इसी कारण एक बेटी का पिता जो है वह सारे बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह चाहता है कि वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले और उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक प्रकार प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। ये झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी लड़की को होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है, क्योंकि अगर सांवली है तो कितना पाउडर लगाएगी, एक ना एक दिन सच सामने आएगा तो फिर वहाँ पर भी मनमुटाव हो सकता है। तो झूठ कभी नहीं बोलना है छात्रों। रिश्ता एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तो उसके लिए झूठ, मेरी तरफ से आपको यही शिक्षा है कि कभी झूठ मत बोलना, सच बता देना जो भी है आपके गुण। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में जैसे रखना है जैसा है। रामस्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। ये जो व्यवहार है रामस्वरूप का उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। जो गोपाल शंकर के पिता हैं गोपाल, वह विवाह को एक बिजनेस मान रहे हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? आप अपने मन से भी भावनाएं अपनी प्रकट कर सकते हैं छात्रों। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। यहाँ पर आप 9th क्लास के बच्चे हो, अपने विचार रखने आने चाहिए कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप इन विचारों के माध्यम से आप अपने विचार भी अपने रख सकते हैं एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं यही लिखना है। आप स्टोरी पढ़ें, आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा है, आप अपने विचार दे सकते हैं। गोपाल प्रसाद वकील हैं। वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी बिजनेस की तराजू में तोलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है कि इधर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या ये है कि गोपाल प्रसाद
और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का ये अपराध उनकी घटिया सोच है और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जो उनकी एक पढ़े लिखे लड़के के लिए पढ़ी लिखी बहू ना लाना उनकी एक घटिया सोच है, उसका सोच का परिणाम। जबकि रामस्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। रामस्वरूप तो एक लड़की के पिता होने के कारण विवश हैं, तो यहाँ पर उनकी विवशता का परिणाम है। तो छात्रों, आप अपने विचार जरूर व्यक्त कर सकें इस स्टोरी को समझकर। आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? रीढ़ की हड्डी से मानना मीन उसका कुछ बैकग्राउंड है कि नहीं, जो ऐसे विचार रखता है। मीन वो लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा गया था वहाँ पर चक्कर लगाते हुए, तो उसमें कोई संस्कार तो नहीं थे। तो इसी का एहसास दिलाया उमा ने उसको ये कथन कहकर, इस कथन के माध्यम से कि आपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा शंकर की कमियों को और संकेत कर रही है। इस कथन के माध्यम से उमा निम्नलिखित कमियों का ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, मीन उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्वहीन है वो, उसका कोई निजी मत स्थान या महत्व नहीं है, उसका अपने सोच नहीं है, वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। मीन वो अपने पिता के कहे अनुसार चल रहा है, अपना डिसीजन खुद नहीं ले रहा है, उसका अच्छा भले की क्या बात है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। ऐसा पति होने योग्य नहीं है, जो अपने पिता की गलत बातों में भी हाँ में हाँ मिला रहा है। शंकर लड़कियों के पीछे लगकर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। शंकर जो है वह लड़कियों के पीछे लगकर वहाँ पर अपनी इज्जत गवा बैठा है। रीढ़ की हड्डी से मतलब तुड़वा बैठा है, मीन अपनी इज्जत गवा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है। वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र है, मीन अच्छे चरित्र वाला लड़का नहीं है, कैरेक्टरलेस है। उसका शरीर कमज़ोर है, उससे सीधा तन पर बैठा भी नहीं जाता। मीन पतला होगा देखने में तो वह सीधा बैठ भी नहीं सकता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। मीन हिष्ट पुष्ट होना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में वो कमज़ोर होगा और बैठा भी नहीं जाता होगा, वीक। तो ये सारे उसमें अवगुण हैं उस लड़के में। तभी उमा ने ये जो बात कही है कि उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, तो खरा उतरता है ये वाक्य। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। छात्रों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप सभी ध्यान से सुनकर समझ सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर, तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो इसका आपके लिए ये बनाया है। तो आप इसको पूरा देखें बिना स्किप किए, कोई ना कोई बात आपके माइंड में बैठ जाएगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको माइंड से निकल जाएगी, तो वह किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि हर बात एग्ज़ाम के टाइम माइंड में घूमती है, जो भी हम देखते हैं करते हैं। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। मीन वो सामाजिक रूप से अपने विचार ही नहीं आगे रख सकते। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं, वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। मीन वह नहीं सोचते हैं कि उनकी ऐसी सोच नहीं है कि वे पुरुषों के बराबर महिलाएं हों। वह सोचते हैं कि महिलाएं पीछे ही रहें। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए उचित मानते हैं। ऐसे युवा ना शरीर
शारीरिक रूप से मजबूत है और ना ही चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। उमा जो है एक पढ़ी लिखी लड़की और जागृत लड़की के रूप में उसका चरित्र यहाँ पर उभर कर आया है। क्योंकि पढ़ जाने से तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी जागृत हो जाती हैं, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। उमा का जो चरित्र है छात्रों, वह समाज को उन्नति की ओर ले जाने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है और समाज को उमा जैसा व्यक्तित्व चाहिए। उनको ज़रूरत है कि उमा जैसी लड़कियां ही पढ़ लिख कर आगे आएं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब रीढ़ की हड्डी पाठ की जो सच्चाई है उसको स्पष्ट कीजिए। क्या सच्चाई है? रीढ़ की हड्डी एकांकिका शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। रीढ़ की हड्डी का शीर्षक एकांकिका जो शीर्षक है एक सार्थक है, सफल है, व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है कि वर का व्यक्तित्वहीन होना। इसमें इस समस्या को उजागर किया गया है कि जो दूल्हा है वह व्यक्तित्वहीन है। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत ना होती कि वे दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर पढ़े लिखे बुजुर्गों के बीच में बैठकर अपनी फोड़ बातें करें और अशिक्षा को प्रोत्साहित दे। अशिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। कम पढ़ी लिखी बहू लाना चाहता है, बहू चाहता है। गोपाल प्रसाद की ज़रूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाव से आगे यूं भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। इस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। उसका कोई बैकबोन नहीं है, उसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। पाठक को, पढ़ने वाले को उत्साहित कर दे। ये जिज्ञासा उत्पन्न कर दे उसमें कि शीर्षक जिज्ञासा उत्सर होने वाला है, करने वाला है, कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आगे क्या होने वाला है। कथा वस्तु के आधार पर प्रश्न नंबर 8, आप ऐसे किसी एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो छात्रों, कथा वस्तु के आधार पर मैं निस्संदेह एकांकी का, आप अपने विचार रखें, आप एकांकी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपको जो आपके मन में विचार प्रकट होते हैं इनके प्रति आप जरूर लिखें। तो एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती है रहती है। एकांकी के मुख्य पुरुष पात्र शंकर, वह चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा शिक्षित होने के साथ साथ कला संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर के निरुत्तर की ही नहीं रहती, वह गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने चुप नहीं रहती, वह उत्तर देती है, बल्कि उनकी आंखें भी खोल कर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है। अतः उमा ही एकांकी का एक मुख्य पात्र है। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो एकांकी के आधार पर राम स्वरूप के चरित्र की विशेषताएं और गोपाल के चरित्र की विशेषताएं। आइए जानते हैं राम स्वरूप की विशेषताएं। राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल हैं। कुछ पक्ष जो हैं उसको
कठोर बना रहे हैं और कुछ दुर्बल बना रहे हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रगतिशील। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व भी है। ये उसके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण है। और विवश पिता। रामस्वरूप की दुर्लभता यह है कि वह बेटी उमा की शादी अपने पिता जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में भी अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रौब चला सकें। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है और गोपाल प्रसाद की उलूल जुलूल बातों का फालतू बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। विवश है। अब गोपाल प्रसाद के चरित्र की विशेषताएं हैं। गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी पर यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का वह अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे ही सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बड़बोला है। गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है, ज़्यादा बोलने वाला। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करता। नए ज़माने की तुलना में अपने ज़माने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हो। वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच से बोलता चला जाता है। हावी होना जानता है। उसके सामने और लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है। चालाक भी है गोपाल प्रसाद। गाग है। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसा सर्वांग पूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दबने का भी भय है। वो उसके ऊपर भी रौब जमा सकती है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में भी कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया था। हंसने वाला व्यक्ति। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का भी मजाक इसी तरह का मजाक है। वो बोलता है खूबसूरती पर भी टैक्स लगने लगा है, तो ये मजाक उड़ा रहा है खूबसूरती का भी। हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए। ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत बातों को सही सिद्ध कर जानता है। इसके लिए वह तर्क करके जोर जोर से बोलता है तथा दूसरों पर भी हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए, इन अकल के ठेकेदारों से क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण दे डालता है गोपाल प्रसाद। तो इससे लिंग भेद का भी वर्णन होता है कि वह लिंग भेद करने वाला व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 10। इस एकांकी का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? क्या किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है? इसका उद्देश्य लिखिए। तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं छात्रों। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना, युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा चरित्र की मजबूती का ध्यान ना रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित
होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। जैसे कि आपने भी इस एकांकी को पढ़कर कुछ ना कुछ आपके माइंड में बातें बैठी होंगी, क्या सही क्या गलत, आप भी निर्णय लेने वाले हैं। 9th क्लास के बच्चे हैं, तो इसी प्रकार कहानियाँ पढ़कर आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग भी करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देना तथा उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। मीन दुर्लभताओं की ओर भी आकर्षित किया है ध्यान कि क्या क्या दुर्लभताएं होती हैं समाज में, तो उनको दूर कैसे करना है आपको आना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं महिलाओं को दर्जा दिलाने के लिए? तो छात्रों, लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं कि पढ़ी लिखी नारी होगी तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। मीन एक पढ़ी लिखी बहू जब घर परिवार में होगी तो आप उसको सम्मान दें। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलवाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। तो छात्रों, आपके प्रयास से हमारी जो नारियां हैं वह ऊपर उठ सकती हैं। अगर आप लोग पढ़े लिखे समझदार बनेंगे तो नारियों का साथ आप देंगे। आप जैसे पुरुष तो नारी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो पीछे ही रहेगी। तो आप भी इस एकांकी को पढ़कर कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करें और उनके लिए प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।